हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 का मॉडल सेट 1 2023 का फिजिक्स में आपका आज कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, यानी पर क्वेश्चन का मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन दूंगा सॉल्यूशन फिजिक्स का। ठीक है, तो आप इन सारे टोटल 35 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए, मैं आपको जितना भी सवाल बताऊंगा तो सबका क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहेगा, स्क्रीनशॉट, और मैं आपको क्वेश्चन को पढ़कर अपना कॉपी से बताऊंगा और समझाऊंगा बोर्ड में। ठीक है, तो कॉपी से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए स्क्रीन में, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम चार्ज इज। आपको 1 कूलम इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ 1 कूलम, आपको 1 कूलम जो आपका चार्ज दिया, 1 कूलम चार्ज में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया पहले उसको लिख लीजिए, गिवन में जो दिया आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। कूलम कितना कूलम चार्ज दे दिया, 1 कूलम चार्ज दे दिया, क्यू का वैल्यू दे दिया। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 का पावर -90 कूलम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ रहा है। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह हम लोग करेंगे वो दीजिए। अगर आपने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा है तो वहां पर आपने पढ़ा था 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहला आपने पढ़ा था क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा पढ़ा था आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा आपने पढ़ा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो आपका ये जो सवाल बनेगा ना, ये एक नंबर, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बनेगा, जहां पर आप लोग क्यू बराबर क्या पढ़े थे, प्लस माइनस एन ही पढ़े थे। क्यू क्या था, जो चार्ज था, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, और ई क्या था, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था। तो हम लोग इस फॉर्मूला पर पुट करते हैं, तो क्यू आपका दे दिया 1 कूलम, आपका एन निकालने बोल रहा है, ठीक है, प्लस माइनस, और ई आपका दे दिया है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। तो इतना आपको पता है, आपको एन निकालना था। क्या आप एन नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते। एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर 1 कूलम, और ये जो गुना में ये आ जाएगा भागा में, तो 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। तो ये कूलम और कूलम खत्म, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 जाएगा, और ये 10 का पावर -19 है, इसको ऊपर कर देते हैं, तो 10/16 और गुना में 10 का पावर +19 कूलम हो जाएगा। तो कूलम कूलम कट गया था, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 116, और ये हो जाएगा एक जीरो हट गया, तो यहाँ पर 18 बचा। जब इसको भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एन का वैल्यू आपका आ गया इतना। तो यही तो आपको निकालने बोला है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोग इतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए 1 कूलम चार्ज में। ठीक है, तो आपको ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देयर आर 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। आपको 2 चार्ज दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, आपको 2 चार्ज दे दिया है, एक दे दिया है +1 माइक्रोकूलम, और दूसरा दे दिया है +5 माइक्रोकूलम। ठीक है, यही दिया है देखिए। ठीक है, और बोल रहा है ये, इसको मान लेते हैं Q1 है और इसको मान लेते हैं Q2 है। ठीक है, ये जो चार्ज है ये पॉइंट ए पर स्थित है, और ये चार्ज पॉइंट बी पर स्थित है। ठीक है, और दोनों को मिला लीजिए, सबसे पहले दोनों को मिला दीजिए। तो ये r दूरी पर मान लेते हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे से कितना दूरी में स्थित है, r दूरी में स्थित है। ठीक है, ये तो मैंने अभी क्वेश्चन आधा पढ़ा। अब फिर आगे पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, ये दोनों चार्ज में जो आपस में जो फोर्स लग रहा है, आपस में जो फोर्स लगा रहा है, वो आपको उस दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालना है। जैसे ये Q1 चार्ज है, तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा बोलिए, तो इस पर फोर्स लगाएगा ये प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज रिपेल करेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको उधर धकेलेगा, तो ये इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा मूवमेंट का। तो इस पर फोर्स लग रहा है, यानी किस पर फोर्स लग रहा है, F1 पर, यानी 1 पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है इधर से। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। तो यहाँ पर Q1 के जगह में +1 माइक्रोकूलम और गुना में +5 माइक्रोकूलम, और बटे में r²। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, तो r²। अब यहाँ पर डिस्टेंस, आप इसका डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। इसका डायरेक्शन यदि ये लगाएगा, इस पार्टिकल, इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो इधर, तो 2 से 1 की ओर इसका डायरेक्शन है, तो r 2 से 1, r कैप दे दीजिए, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है। तो ये हो गया मेरा F12, यानी 1 पर फोर्स लग रहा है, 2 लगा रहा है, उसी तरह से 2 पर भी फोर्स तो लगेगा, ये लगाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, F21, यानी 2 पर फोर्स लग रहा है, 1 लगा रहा है, तो 2 पर फोर्स लग रहा है, 1 लगा रहा है, कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, 1/4πε0। कितना हो जाएगा Q1 Q2, तो Q2 क्या है, Q1 क्या है 5 माइक्रोकूलम, और ये हो जाएगा +1 माइक्रोकूलम, या फिर इसको आगे पीछे। ठीक है, Q1 Q2 होता है ना। ठीक है, तो देखिए गुना में, ठीक है, Q1 Q2 और बटे में r²। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस तो फिर भी अभी भी वही है, और इसका डायरेक्शन देखिए किधर हो जाएगा, 2 पर फोर्स लगा रहा है, 1 लगा रहा है, इधर से लगा रहा है फोर्स, यानी इसका डायरेक्शन 1 से 2, r1 से 2, r क्या दे दीजिए। तो देखिए ये हो गया। अब आपको बोला कि ये जो दोनों फोर्स आए ना, इसका रेशियो पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पूरा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का रेशियो। तो हम लोग निकाल लेते हैं, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा F12/F21 बराबर हो जाएगा, देखिए 1/4πε0। ये हो जाएगा +1 माइक्रोकूलम गुना +5 माइक्रोकूलम, और बटा में r², और ये भी बटा में 1/4πε0। ये हो जाएगा +5 माइक्रोकूलम, गुना में है +1 माइक्रोकूलम, और बटा में r²। और इसका डायरेक्शन नहीं दीजिए, क्योंकि हम लोग इसका मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड का रेशियो, तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्योंकि सेम है ना, दोनों चार्ज तो वही है, तो ये हो जाएगा 1/1।
तो इसका रेशियो क्या है 1:1। तो देखिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है 1:1। नोट कर लीजिए इसको, समझ में आ गया ना किस तरह से ये उस पर जितना फोर्स लगा रहा है वो भी इस पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का रेशियो कितना होगा 1:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी, तीन को कैपेसिटर दे दिया है, तीनों का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू तीनों का सेम दिया सी, आर एडेड इन सीरीज, और तीनों कैपेसिटेंस को किसमें जोड़ दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। देखिए किस तरह से जोड़ा है, तीन को कैपेसिटेंस है, ये एक कैपेसिटेंस हो गया, एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, तीसरा कैपेसिटर हो गया, तीनों किसमें जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, एक का पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल का पहला टर्मिनल, दूसरा पहला का दूसरा टर्मिनल, दूसरा का पहला टर्मिनल, दूसरा का पहला टर्मिनल मतलब लास्ट टर्मिनल, और तीसरा का पहला टर्मिनल। तो इस तरह से जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और तीनों कैपेसिटर ये मान लेते हैं कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर 3 है, और तीनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया है सी सी सी। तो आपको बोल रहा है क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, आपको तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखिए मतलब ये जो तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो एक इक्विवेलेंट हमको कैपेसिटेंस मिलेगा, सी इक्विवेलेंट मिलेगा, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ये किसमें जुड़ा है, सीरीज में। तो सीरीज में इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, इसके लिए फॉर्मूला आता है 1/c इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/c1 प्लस होता है 1/c2 प्लस होता है 1/c3, फिर जितना रहेगा डॉट 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 चलते रहेगा। तो यहाँ पर तीन को है इसीलिए, तो यहाँ पर देखिए 1/c, c1 का वैल्यू कितना दिया c, c2 का वैल्यू कितना दिया c, c3 का वैल्यू क्या दिया c। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो c हो जाएगा, तो एलसीएम तो पावर जस्ट का हो जाएगा, मतलब ऊपर में तो ये हो जाएगा 1 2 3 3/c। तो क्या आपको 1/c इक्विवेलेंट निकालना है, नहीं हमको तो c इक्विवेलेंट निकालना। तो ये इसको ऊपर कर देते हैं, c इक्विवेलेंट बराबर इसको भी ऊपर कर देते हैं, तो c/3। तो देखिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर किस ऑप्शन में दिया है, c/3। देखिए ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, देखिए c/3। तो आपको समझ में आ गया किस तरह, यदि आपको सीरीज में पूछेगा तो ये फॉर्मूला आता है, पैरेलल में पूछेगा अगर यही वाला आपका सवाल तो इस तरह होता है पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है c1 + c2 + c3, ठीक है। और इस तरह से जोड़ देंगे c + c तो आ जाएगा 3c। यदि पैरेलल में बोलेगा तो ये, और सीरीज में बोलेगा तो ये। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि इफ ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली, यानी एक होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, यानी एक होलो स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल हो गया, ये स्फेरिकल हो गया, ये स्फेरिकल, ये होलो यानी बीच में खोखला है, ठीक है, कुछ नहीं बीच में, जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, रिंग मतलब बीच में खोखला है, और बोला कि इसमें चार्ज जो दिए पॉजिटिव चार्ज, तो बोला कि चार्ज जो दिए लेकिन इसका सरफेस में, यानी प्लस चार्ज इसका सरफेस में पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज इसका सरफेस में, ये आपको बोल रहा है। तो अब आपको बोल रहा है कि देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट, इसका अंदर में अगर हम बोलेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर बोलेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ठीक है, बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये आपका कैसे होगा, देखिए कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि एक होलो यानी बीच में खोखला है, ठीक है, होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और वो चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इसका जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या अंदर में कोई चार्ज है, नहीं है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपसे कोई पूछे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर में क्या होगा, तो अंदर में वही होगा जो इसका बाहर में सरफेस में, ठीक है, जो इसका सरफेस में, तो सरफेस में क्या है, प्लस चार्ज, तो इसका अंदर में भी प्लस चार्ज होगा, ठीक है। और किस तरह से होगा, एकदम यूनिफॉर्म होगा, अंदर में बाहर सरफेस में जिस तरह है एकदम उसी तरह से अंदर में भी होगा, ठीक है। पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि अनंत से किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है, जो हमको डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है किसी पॉइंट चार्ज को लाने में, जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जो उसका सरफेस में होगा, सरफेस में यदि पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो अंदर में भी वही होगा, यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि द वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद वी एक्सिस। वी आई ग्राफ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का आपको ग्राफ बनाने बोल रहा है, अपने से बनाने बोल रहा है, ये कोई डायग्राम यहाँ पर दिया नहीं है, और बोल रहा है कि जो वी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो डिनोट द वोल्टेज एंड आई डिनोट करंट, जो आपका वी वोल्टेज को डिनोट करेगा और आई करंट को डिनोट करेगा। तो आपको बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए जिस तरह हमको क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह हमको लिख देते हैं। सबसे पहले डायग्राम हम लोग अपने से ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को पढ़कर। तो द वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा, तो वी आई ग्राफ सबसे पहले बनाते हैं, ये हो गया वी आई ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर वी दे दिए और यहाँ पर आई दे दिए, ठीक है, तो ये वी आई ग्राफ हो गया। और देखिए वी आई ग्राफ किस तरह, वी आई ग्राफ में रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए हम लोग पढ़े फ्रॉम ओम्स लॉ से, हम लोग पढ़े क्या पढ़े, हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े आर बराबर होता है वी बाई आई, होता है ना, बोलिए। तो अगर हम लोग वी मान लेते हैं 2 वोल्ट दिया है, 2 ले लिए, और करंट दे दिया है जैसे कितना दे दिया, 5 एम्पियर दे दिया, ठीक है, 5 एम्पियर। तो इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 1/5 हो जाएगा, 1/5 होगा, ये हो गया R1, ठीक है। अगर हम लोग R2 निकालते हैं, अगर वी मेरा दे दिया वी बाई आई, अगर वी मेरा दे दिया है कितना दिया है 5 वोल्ट दिया, और ये दिया है मेरा 10 वोल्ट, ठीक है, या ये दिया है मेरा 25
25 एम्पियर दिया, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5। यानी देखिए ये हर जगह कांस्टेंट रहा 1/5 1/5 1/5 1/5। यानी इसका जो ग्राफ यदि हम लोग इस तरह लेंगे, यहाँ पर यदि ले लिया हम लोग V कितना लिए, V 2 वोल्ट लिए, फिर V कितना लिए 5 वोल्ट लिए, ठीक है 5 वोल्ट लिए हैं, और करंट कितना आया 10 एम्पियर लिए थे शुरू में 10 एम्पियर, फिर कितना लिए थे 25 एम्पियर लिए थे 25 एम्पियर, तो 25 एम्पियर लिए थे। तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट आया था। इस पर जो रेजिस्टेंस का ग्राफ बन रहा है ये क्या हम लोग रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इस तरह जा रहा है, देखिए कांस्टेंट जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो आपको बोला कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये बोला कि V एक्सिस के साथ दोनों में V को नहीं, देखिए ये वाला V है और ये वाला I है, तो V के साथ थीटा एंगल बना रही है, आपका क्वेश्चन में बोल रहा है थीटा एंगल बना रहा है, तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग R बराबर क्या जानते हैं, हम लोग R बराबर जानते हैं V/I होता है ना V/I, तो R बराबर होता है V/I होता है, सही बात है। तो देखिए यहाँ पर V, तो ये वाला देखिए थीटा है, तो ये वाला थीटा के साथ R बना रहा है, ये R और V, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट R का 2 कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका R cos थीटा जो एंगल के साथ होता है, और ये वाला हो जाएगा जो नॉर्मल में है परपेंडिकुलर है, ये वाला कितना हो जाएगा R sin थीटा, R sin थीटा। तो देखिए हमको V/I चाहिए ना V/I, तो V का वैल्यू क्या है R cos थीटा, और I का वैल्यू क्या है, ये वाला I मतलब ये सीधा तो R sin थीटा, ठीक है। R काट दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा और बटे हो जाएगा sin थीटा। तो ये cos बाय sin क्या होता है बोलिए, cot थीटा। तो देखिए ये R बराबर आ गया cot थीटा। तो देखिए ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, लास्ट वाला में cot थीटा रेजिस्टेंस का वैल्यू नोट कर लीजिए। समझ में आ गया ना किस तरह से, जो V बराबर R बराबर V आया है, तो V का वैल्यू यहाँ पर कंपोनेंट क्या है R cos थीटा, I का कंपोनेंट क्या है R sin थीटा, तो पुट कर दिया बस cot थीटा आगे जो आता, ठीक है वही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द इक्वेशन समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR इज एप्लीकेबल टू व्हिच लूप। यानी ये जो आपका इक्वेशन दे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ये वाला इक्वेशन दे दिया समेशन ऑफ E इक्वल टू होगा समेशन ऑफ IR, तो ये बोला कि ये कौन सा लॉ को मतलब ये कौन सा नियम बताता है। तो देखिए ये किरचॉफ का सेकंड रूल बताता है, किरचॉफ का ये जो है ना वो किरचॉफ का ये किरचॉफ का सेकंड रूल बताता है। सेकंड रूल क्यों बताता है सेकंड रूल, क्योंकि किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में जितना भी किसी भी सर्किट में जो भी आपका समेशन ऑफ ई होगा, यानी समेशन समझ रहे हैं ईएमएफ सर्किट से जाने वाला जो ईएमएफ होगा वो आपका, यानी ईएमएफ मतलब क्या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपका समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस जो उसमें हुआ, ठीक है उसके इक्वल होता है। जैसे हम एक सर्किट बनाएंगे, जैसे ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर ईएमएफ बनता है, ये सेल का ईएमएफ होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है। तो ये यहाँ पर यदि हम लोग एक रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, ये यदि एक रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे रेजिस्टेंस R है, इस सर्किट से यदि +1 या प्लस चार्ज माइनस यहाँ से करंट I फ्लो होगा, तो किरचॉफ का सेकंड रूल में बताता है कि यहाँ पर कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना यहाँ पर करंट I जा रहा है और इसका जो समेशन ऑफ R है, यानी प्रोडक्ट ऑफ I और R का समेशन का इक्वल होगा ईएमएफ। किरचॉफ का सेकंड रूल बताता है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल बताता है, और एक और ये किरचॉफ का सेकंड रूल और भी बताता है समेशन ऑफ डेल्टा V बराबर 0। ये आपका दो बताता है, अगर आपका एग्जाम में ये वाला दे दी तो ये भी किरचॉफ का सेकंड रूल, अगर ये दे दो तो ये भी किरचॉफ का सेकंड रूल, ठीक है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या बताता है, किरचॉफ का फर्स्ट रूल में बताता है कि समेशन ऑफ I जो होगा ना वो इक्वल होता है 0, ये बताता है किरचॉफ का फर्स्ट रूल, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछेगा तो आप इसका टिक कर दीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरचॉफ का सेकंड रूल, ठीक है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल को किरचॉफ का जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जिसको पॉइंट, किरचॉफ का करंट रूल भी बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं, इसको किरचॉफ से इसको लॉ ऑफ जंक्शन बोलते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट रूल को लॉ ऑफ जंक्शन भी बोलते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट रूल को किरचॉफ पॉइंट रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट रूल को क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं केसीएल, ठीक है। और किरचॉफ का सेकंड रूल को क्या क्या दूसरा नाम है, लॉ ऑफ लूप नाम है, और क्या नाम है किरचॉफ वोल्टेज रूल केवीएल नाम है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर जो आपका 7 है उसको पढ़िए, द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज एट 120 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा कि डायग्राम इसका कैसा होता है। पोटेंशियोमीटर में ये क्या होता है, ये आपका एक सेल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। सेल होता है, बैटरी होता है, बैटरी ये क्या होता है, ये एक बैटरी होता है जिसका वोल्टेज कितना V है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, ये क्या है, ये आपका एक लॉन्ग वायर, क्या है लॉन्ग वायर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह यूनिफॉर्म, जितना मोटा लिए है वायर उतना मोटा हर जगह होगा, ठीक है। जो कुछ फ्यू मीटर का होता है, ठीक है। यहाँ पर मीटर, यहाँ पर ये जो कुछ मीटर का ये होता है, फ्यू मीटर का होता है, लॉन्ग वायर होता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग ये जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे, एक हम लोग अलग से हम लोग ये जोड़ देते हैं, सेल जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, और ये सेल का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। इंटरनल ये सेल का ईएमएफ ई हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, और यहाँ से फिर ये जुड़ा रहेगा एक, इस पूरा सर्किट का एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है।
तो यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स मनपसंद आप रेजिस्टेंस यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया है 4 ओम यहाँ पर दिया है रेजिस्टेंस बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, और वोल्टेज दे दिया है, वोल्टेज आपका दिया है, देखूंगा ठीक है बाद में। यहाँ पर एक गैल्वेनियम में बना रहा पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से इसको जोकी के द्वारा ये जुड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जोकी के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से करंट आएगा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब क्वेश्चन ये हो गया पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डायग्राम बन गया, आप इसको बना सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और क्या क्या क्वेश्चन में दिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। जो जो दिया उसको लिखूंगा। तो लेंथ होता है, ये जो लेंथ है इसका दे दिया आपका 120 सेंटीमीटर, इस लॉन्ग वायर का लेंथ दे दिया, इसको L1 मान लेते हैं, कितना दिया 120 सेंटीमीटर। और जब इसको हम लोग जोकी के द्वारा यानी फिक्स यानी शिफ्ट कर दिए, तो ये जो लेंथ आपका दे दिया 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर यानी L2 आपका दे दिया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, ये इस रेजिस्टेंस बॉक्स का दिया है रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। और क्या दिया है, तो बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टू 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको आर निकालने बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये वाला सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इतना इतना दिया है। तो देखिए इसको तो पोटेंशियोमीटर देखिए क्या था, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टमीटर भी तो मापता है, ठीक है। वोल्टमीटर से अलग क्या होता है, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से अलग कुछ इस प्रकार, तो पोटेंशियोमीटर जो है ना एक्यूरेट वैल्यू देता है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर के बारे में आप जानेंगे। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर L1 माइनस L2 बटा L2। इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू जो दिया है 4 ओम, L1 का वैल्यू 120 माइनस 60, L2 का वैल्यू बाय में 60। इसको जब 60 बटे 60 1 हो जाएगा, तो 4 गुना 1 कितना हो गया 4 ओम। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो देखिए फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक मूविंग चार्ज, एक चार्ज जो है पॉइंट चार्ज वो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो उस मूव करते हुए मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, वो आपको फोर्स तो निकालना नहीं है, आपको बोल रहा है कि किस कंडीशन पर फोर्स मैक्सिमम होगा, ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग नहीं पूछा, आपको पूछ रहा है कि एक मूविंग एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज, ये तो एक कॉइल का हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। एक चार्ज जब क्यू चार्ज है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ये क्या हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस पर जब मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मान लेते हैं, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ। तो इस पर फोर्स इधर लगा ऊपर, तो ये वाला जो फोर्स है ये किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। तो ये फोर्स हम लोग जानते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी डिपेंड करता है किस पर, चार्ज पर डिपेंड करता है, b पर डिपेंड करता है। और ये जो और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंगल थीटा के साथ बनाता है वेलोसिटी v के साथ, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला थीटा के साथ लगा है, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये वाला इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये वाला तो v sin थीटा। तो ये जो फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड करता है, v sin थीटा पर। तो यहाँ यदि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k क्यूब v sin थीटा। तो k का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते 1, तो यहाँ बराबर हो जाएगा क्यूब v sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब बोलिए कि हम लोग साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब उसका साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो क्यूब v साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब यहाँ पर साइन 90 पुट करेंगे। तो यहाँ बराबर हो जाएगा आपका क्यूब v साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, यानी लिखकर फायदा नहीं। तो देखिए यहाँ पर फोर्स हमको मैक्सिमम मिल गया। तो फोर्स कब मैक्सिमम मिला, जब हमने थीटा का वैल्यू कितना पुट किया 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इस पर ध्यान दीजिए, ये मेरा माइंड में आ गया, तो इसको मैं अभी क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला आंसर 8 नंबर का आपका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। समझ में आ गया किस तरह से एक चार्ज है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। तो फोर्स किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और इस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है v sin थीटा पर, ठीक है। क्योंकि ये जो एक मिनट यहाँ पर v cos थीटा इधर नहीं होगा, v cos थीटा आपका इधर हो जाएगा, v cos थीटा इधर हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, इसीलिए ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, v sin थीटा पर डिपेंड करेगा, v पर डिपेंड करेगा और q पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से पुट कर दिए 90 में मैक्सिमम होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको पूछा था कि मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए मैंने बताया था कि ये वाला डायग्राम मेरे माइंड में आ गया था, तो ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया। इसका नेक्स्ट वाला में कि व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन ए 70 टन्स कॉइल ऑफ आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कैरिंग ए करंट ऑफ 20 एम्पियर हेल्ड विद इट्स एक्सिस एट राइट एंगल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। तो यहाँ पर आपको बोला कि टॉर्क कितना होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन आपको बताया था, यहाँ पर टॉर्क टा बराबर क्या लिखे थे, यहाँ लिखे थे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। आई हो गया था, ए बी हो गया था साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको गिवन में दिया हुआ है, गिवन में आपको टाउ निकालने बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया 70 टर्न्स दे दिया है, करंट दे दिया आपका कितना दे दिया 20 एम्पियर दे दिया है, और यहाँ पर आपका ए का वैल्यू कितना दे दिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, 400 ए का वैल्यू एरिया क्रॉस सेक्शन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। तो इसको मीटर में चेंज करते तो बटे में 10,000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 2 0 खत्म, 4/100 और यहाँ से बी का वैल्यू दे दिया 0.2 टेस्ला,
तो यहाँ और साइन थीटा का वैल्यू बोल दिया 90 डिग्री राइट एंगल में। तो 1 2 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और बटे में हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 4 32 के 2 में 3 8 11/10 बराबर हो जाएगा 11.2। ये हो गया टाउ के लिए न्यूटन मीटर। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ये गजब का क्वेश्चन दिया जैक बोर्ड वाला कि इसका ऑप्शन चारों के चारों गलत है, तो इसका सही आंसर होगा 11.2 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला कि ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय, कि एक गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला कि एक गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए गैल्वेनोमीटर ये जो हुआ एक सर्किट है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जी कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, आई जा रहा है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के पास हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका सिरा फर्स्ट टर्मिनल और इसका फर्स्ट टर्मिनल को एक रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं। ठीक है, एक लो रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, जोड़ देते हैं और इसका नाम हम लोग एस देते हैं। एस मतलब शंट जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होगा। ठीक है, तो जोड़ दिए। ये किसमें जुड़े, हम लोग पैरेलल में जुड़े, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, दोनों का सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, दोनों का पोटेंशियल। जोड़ दिए। तो इसमें जब टोटल हम करंट आई दिए तो कुछ करंट ये ले लिया आई जी। यदि ये गैल्वेनोमीटर आई जी लिया तो शंट कितना लेगा, इसके पास कितना आ जाएगा, जो इसका लेने के बाद जितना बचा यानी आई माइनस आई जी बचा, ये ले लेगा शंट। तो फिर इधर से आएगा और यहाँ पर फिर मेरा टोटल कितना मिल गया, आई मिल गया। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को हमको एमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या किए, एक शंट को जोड़े। शंट वो भी कैसा शंट लिए, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा, वेरी लो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का हमको एस निकालना है कि एस कितना है। तो एस ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है और दोनों का क्या होता है पैरेलल में, इन पैरेलल में क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, यानी वी एस बराबर हो जाएगा वी गैल्वेनोमीटर के लिए जी। तो वी बराबर क्या होता है आई आर। तो इसके लिए आई क्या है, आई माइनस आई जी, और आर क्या है, खुद एस है। और इसके लिए आई आर क्या है, आई इसके लिए आई जी है, और आर क्या है, खुद जी है आर। तो हमको एस चाहिए, तो एस बराबर आई जी जी एंड बाय में आई माइनस आई जी। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला से कुछ निकालने बोलेगा, जैसे आपको एस का ही वैल्यू पूछ दिया कि शंट का रेजिस्टेंस कितना है, तो ये दिया रहेगा, आप खुद से निकाल सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन में पूछा था कि आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमको एक लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। वो भी कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब हम उसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ दे कि ए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है, 0। याद रखना आपको। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा आप उसमें क्या लगा दीजिए, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए। हाई। तो ये अपने आप क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर आपका वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछेगा एमीटर में चेंज करना है हमको वोल्टमीटर को, तो आप शंट लगा दीजिए लो रेजिस्टेंस वाला। अगर आपको पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्टमीटर में बनाना है, तो वोल्टमीटर में बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस वो भी किसमें जोड़ना है, सीरीज में जोड़ देना, बन जाएगा गैल्वेनोमीटर आपका वोल्टमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डीप क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा। एट द पोल्स एंड द इक्वाटर, पोल्स जो धरती का पोल में और इक्वाटर में रिस्पेक्टिवली आर। बोल रहा है कि एंगल ऑफ डीप। ठीक है, तो समझते सबसे पहले ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, ये अर्थ है। तो ये जो लाइन हुआ ना, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये हो गया पोल, और ये जो यहाँ से यहाँ, ये हो गया पोल। ठीक है, ये हो गया पोल, तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। और यहाँ से ये जो हुआ ना, ये इसको बोलते हैं इक्वाटर। इस तरह से होता है इक्वाटर। ठीक है, तो इक्वाटर होता है ये। तो धरती से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है साउथ टू नॉर्थ। आपको याद रखना है किस तरह से निकलता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। तो अगर हम एक नीडल को लाएंगे, नीडल कॉम्पास को लाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। हमेशा आपको याद रखना है कि कॉम्पास का डायरेक्शन नॉर्थ पोल उधर ही होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो कॉम्पास का नॉर्थ पोल इधर होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो कॉम्पास यदि हम लोग बनाएंगे तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इधर होगा। समझ में आ गया। तो अगर हम लोग नीडल को रख देंगे पोल में, यहाँ पर रख देंगे, तो पोल में जाने पर क्या होगा, मान लेते हैं ये नीडल है। ठीक है, पोल में जाने पर क्या होगा ना, हम लोग जैसे एंगल ऑफ डीप समझते हैं, सबसे एंगल ऑफ डीप। तो एंगल ऑफ डीप जैसे हम लोग अभी खड़े कहाँ पर, धरती का सरफेस पर खड़े, तो यहाँ पर एंगल ऑफ नीडल जो एंगल बनाएगा, नीडल जो आपका एंगल बनाएगा, नीडल जो एंगल बनाएगा, ठीक है, धरती का सरफेस से मान लेते थीटा एंगल बनाया। ठीक है, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। ठीक है, या उसी को इंक्लाइनेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहे एंगल, तो इक्वाटर में जाने पर क्या होता है, देखिए इक्वाटर में जाने पर ये खड़ा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जाने पर जो पोल जो नीडल होगा ना वो इस तरह से खड़ा हो जाएगा। तो खड़ा यानी 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डीप क्या हो जाएगा, एंगल जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कहाँ, पोल में। अगर आपको इक्वाटर में पूछेगा तो हम लोग नीडल को लेंगे और इक्वाटर में यहाँ पर रख देंगे सरफेस में। तो देखिए ये सरफेस के साथ इस तरह से रख दी, तो सरफेस के साथ क्या एंगल बना रहा है, बोलिए,
क्या एंगल बना, कुछ नहीं, इसका पैरेलल है। तो एंगल ऑफ बी क्या आ जाएगा, सरफेस के लिए 0, मतलब इक्वाटर में एंगल ऑफ डी क्या आ जाएगा 0, और पोल में एंगल ऑफ डी क्या आ जाएगा 90। समझ में आ गया किस तरह हुआ, नीडल को जाकर रखे 90 डिग्री, नीडल को जाकर रखे, ये पैरेलल हो गया। समझ में आ गया। चलिए ये किस ऑप्शन में दिया है, ये देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है 90 और 0, ठीक है, पोल में 90 इक्वाटर में 0, ठीक है, पोल में 90 इक्वाटर में 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोला कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने आपको बताया था कि जब एक क्या होता है कि जब एक सर्किट में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराते हैं, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द पीक वैल्यू ऑफ द एसी करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर इज गिवन बाय, तो इसका आंसर क्या होगा, पीक वैल्यू समझ, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पीक वैल्यू क्या होता है, और करंट और एसी करंट भी आपको समझना पड़ेगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, और यहीं से आपका एक और आता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, ये सब आपको समझना पड़ेगा, ये टर्म्स सब। फिर आपको पीक वैल्यू से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उससे पहले जान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट देखिए क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट वैसा करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी वैसा धारा जो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है पीरियोडिकली, ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड, यानी ऐसा करंट जो फ्लो करता है, कुछ डिस्टेंस फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में, फिर जितना समय तक वो सेम डायरेक्शन में फ्लो किया उतना ही सेकंड तक वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे देखिए ये करंट जा रहा है, मतलब ये वेव जा रहा है, ठीक है, यहाँ करंट जा रहा है, मान लीजिए करंट है अल्टरनेटिंग करंट, तो कुछ या 30 सेकंड तक यदि 5 सेकंड तक गया इस तरह सेम डायरेक्शन में, तो ये 5 सेकंड तक फिर नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये गया एक डायरेक्शन में तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये इस तरह गया 5 सेकंड तक इस डायरेक्शन में, तो फिर देखिए ये 5 सेकंड तक इस डायरेक्शन में आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, इस तरह आया इस तरह। तो इस तरह से जो मूवमेंट कर रहा है इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो निश्चित समय तक एक डायरेक्शन में जाता है, फिर उतना ही समय तक वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो समय के साथ साथ एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। समझ में आ गया ये सब। अब देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट का द जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी करंट, एसी करंट का यानी अल्टरनेटिंग करंट का जनरल इक्वेशन होता है, क्या होता है, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको याद रखना, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, यही वाला जो आई नॉट है ना, इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या, तो ये वाला इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है पीक वैल्यू, इसी को पीक वैल्यू, या फिर इसका दूसरा नाम है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू उस करंट का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन है, तो आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ द एसी करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर आपका आर दिया इज गिवन बाय, तो आपका ये आई नॉट क्या है, आई नॉट का आपको एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो देखिए आई आपको निकालना है, सीधा आप ध्यान दीजिए, आई नॉट नहीं है, मान लेते आई नॉट नहीं, तो आई बराबर हमको निकालना है, तो आई बराबर क्या था, ओम लॉ से, ओम का नियम से वी बाय आर, ठीक है, आर होता है। तो जिस तरह से हम लोग वी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखे, उसी तरह से हम वी को नहीं लिख सकते, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी एकदम लिख सकते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, ठीक है। इस तरह से भी अगर हम लोग ईएमएफ लेंगे, यदि हम लोग बैटरी का बात करें तो बैटरी में क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, तो ये यदि लेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर आई नॉट है तो आई बराबर ई नॉट हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, वी बाय आर, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आपका ई बाय आर, तो अगर नॉट हो जाएगा तो ये भी नॉट। तो देखिए इसको किस तरह ऑप्शन में लिखा है, देखिए ये वाला दिया है इस तरह से, इसको दिया है ई नॉट बाय आर लिखा है इस तरह से, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया, ए में दिया, आई नॉट बराबर दिया है ई नॉट बाय आर, जहाँ पर ई को क्या लिखा है इस तरह से स्मॉल ई में लिखा है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हो गया, नोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट इन, बोल रहा है कि एनर्जी डिसिपेट का मतलब होता है क्षय होना, नष्ट होना, तो किसमें बोल रहा है कि किसमें एलसीआर सर्किट में कौन सा चीज, मतलब किस चीज पर एनर्जी जो है ना वो क्षय होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एलसीआर सर्किट क्या होता है। एलसीआर देखिए क्या होता है, इसको रख देते हैं, एलसीआर देखिए, एलसीआर सर्किट क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, देखिए इस तरह से। एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टर का इंडक्टेंस, ठीक है। सी का मतलब होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, आप पढ़े होंगे कैपेसिटेंस के बारे में। और आर क्या है, आर है आपका रेजिस्टेंस का मतलब रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें एल भी होगा, मतलब इंडक्टर का इंडक्टेंस भी होगा, और जिसमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी होगा, और जिसमें रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी कनेक्ट होगा, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीआर सर्किट। तो जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे, एलसीआर सर्किट ड्रॉ करते हैं,
मतलब सबसे पहले इंडक्टर को ही ले लेते हैं। तो ये हो गया इंडक्टर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल होगा एल, ये हो गया कैपेसिटर और ये होगा रेजिस्टर। ठीक है, इसको एक अल्टरनेटिव वोल्टेज से सोर्स से हम जोड़ देते हैं, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, जोड़ देते हैं। तो देखिए, तो ये हो गया रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखना क्या, आपको देखना है कि एल का एक्सप्रेशन होता है जिस तरह से अभी हम लोग आई नॉट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी देखा, उसी तरह एल का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। एल का होता है, क्या होता है एल का भी एक मिनट, उसी तरह से एल बराबर होता है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सी का क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आर का क्या होता है, आर का होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए ये होता है, ये होता है एल में, ये होता है एल में आई का वैल्यू, और ये होता है सी में आई का वैल्यू, और ये होता है आर में आई का वैल्यू। समझ गए, यानी जब इसमें करंट आई जाएगा तो इसमें आई का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें आई का वैल्यू ये वाला होगा, यानी इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं आई एल इंडक्टेंस के लिए, इसको क्या लिख सकते हैं आई सी कैपेसिटेंस के लिए, और इसको क्या लिख सकते हैं आई आर रेजिस्टेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर करंट जो है ना, करंट आपका पाई बाय 2, ये क्या है फेज डिफरेंस, यानी पाई बाय 2 क्या है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कम है, कौन कम है करंट। तो वोल्टेज इसका उल्टा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा, ऊपर होगा, कितना ऊपर होगा पाई बाय 2 करंट का। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज वी एल, करंट आई एल, यहाँ पर आई सी पाई बाय 2 ज्यादा है, यानी करंट ज्यादा है, तो वोल्टेज क्या होगा इससे कम होगा, तो वोल्टेज जाएगा नीचे वी सी, और इधर आएगा आई सी। समझ गए। और देखिए इसमें करंट भी आपका पाई बाय 2 प्लस 0 है, ओमेगा टी प्लस 0, यानी इसमें आपका सेम है, जितना आपका करंट है, जितना आईसी है, उतना आपका वोल्टेज भी है वीसी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को बोलते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट, एनर्जी का क्षय किस चीज पर हो रहा है, एल पर हो रहा है एनर्जी का क्षय, सी पर हो रहा है, आर पर हो रहा है। तो देखिए ये तो कम बेसी हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये ज्यादा, मतलब इस पर डिपेंड नहीं कर रहा उतना करंट जो यहाँ पर आई जा रहा है ना, ये उस पर उतना डिपेंड नहीं कर रहा है। एनर्जी होगा ना इसमें सर्किट का जो भी एनर्जी होगा वो इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कभी लोग कम हो रहा है कभी बेसी हो रहा है, तो पूरा पूरी डिपेंड किस पर कर रहा है रेजिस्टेंस पर। अगर आर का वैल्यू कम होगा तो वो एनर्जी भी कम होगा, तो यानी एनर्जी का क्षय किसके कारण होगा, रेजिस्टेंस के कारण, एनर्जी का इंक्रीजमेंट किसके कारण होगा, रेजिस्टेंस के कारण, मतलब जो भी होगा इसी के कारण होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट इज इन किसमें होगा, इन किसमें होगा आर ओनली, केवल आर पर, इन दोनों पर नहीं। समझ में आ गया किस तरह, क्योंकि दोनों का देखिए यहाँ पर आईसी का भी मतलब आई आर का भी, तो यहाँ पर आई आर होगा, आई आर का भी वैल्यू सेम है और वी आर का भी वैल्यू मतलब डायरेक्शन सेम है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर यदि हम लोग वी लिखना चाहिए वी आर, तो ये भी हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0, तो दोनों का वैल्यू लगभग सेम है। ठीक है, इसलिए जो भी होगा एनर्जी डिसिपेट, एनर्जी यदि क्षय होगा तो रेजिस्टेंस के कारण क्षय होगा, रेजिस्टेंस में क्षय होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि ए ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, यानी ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करता है ट्रांसफार्मर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्टेन ए सूटेबल एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। मतलब ये क्या करता है, ये जो आपका वहां से आया बिजली घर से जो आपका करंट आया, ठीक है, वो ज्यादा हाई वोल्टेज में रहता है, 11,000 वोल्ट का रहता है, तो ट्रांसफार्मर जो रोड के किनारे रहता है ना ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है, वो उसमें कुछ लगा रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो 11,000 वोल्ट आया उसको वो कन्वर्ट करता है, उसका करंट को भी, उसका वोल्टेज को भी, अल्टरनेटिंग करंट को भी कन्वर्ट करता है, और वोल्टेज को भी सूटेबल वोल्टेज में, जो आपका घर तक जितना जरूरत है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, सूटेबल, यानी जितना भी आपको सूटेबल है, यानी जितना जरूरत है उसमें कन्वर्ट करता है। ऑप्टेन सूटेबल आपको प्रदान करता है, ऑप्टेन प्रदान करता है क्या, सूटेबल एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफार्मर का काम। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, अगर आपको ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल पूछे, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच चेंज द अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट, या तो बढ़ा सकता है या तो कम कर सकता है। ठीक है, चेंज करता है। ट्रांसफार्मर दो टाइप्स का होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाने का काम करता है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। बस क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वो बहुत आसान क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या आता है, एक लाइट का जैसा, मतलब लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी। तो हम लोग क्या जानते हैं लाइट का वेलोसिटी, हम लोग लाइट का वेलोसिटी नहीं जानते, हम लोग लाइट का वेलोसिटी जानते हैं 3 × 10 का 10 × 3 × 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, यही होता है लाइट का वेलोसिटी। तो बोलिए तो ये निकला कहाँ से, यही आपका ऑप्शन में दिया है, तो ये निकला यहाँ से। v बराबर होता है लाइट का वेलोसिटी, जिसको हम लोग सी सिलेंडर, सी बराबर होता है रूट अंडर, ये सी बराबर रूट अंडर म्यू नॉट और ई नॉट, ये होता है म्यू नॉट ई नॉट। इसी का वैल्यू होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको याद रखना है कि ये कहां से आता है, यहाँ से आता है। तो यही वाला देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया, सी बराबर 1/√अंडर म्यू नॉट ई नॉट। चलिए समझ गए। 16 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स,
यानी सॉलिड का स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, इन्वेस्टिगेट खोजने के लिए हम किस रे का यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अल्फा रे क्या करता है, जिस तरह आप सॉरी एक्सरे, एक्सरे क्या करता है, जिस तरह आप एक्सरे कराने गए होंगे कभी, या फिर कोई आपके पड़ोसी में कोई गया होगा तो किसी का हाथ टूट जाता है, तो कभी किसी का पूरा शरीर का ही एक्सरे कराया जाता है कि शरीर के अंदर में हड्डी में कहीं कुछ फ्रैक्चर है यानी फॉल्ट है कुछ, तो उसको पता लगाने के लिए, ठीक है। या फिर एक्सरे का बहुत जगह यूज होता है, जैसे स्ट्रक्चर हमको पता नहीं है तो हम लोग एक्सरे वहां पर एक्स का रे हम लोग डालेंगे और वहां पर जो अंदर में सॉलिड है ना उसका स्ट्रक्चर को हम लोग छाप लेंगे, तो वो होता है एक्सरे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्सरे। क्या करता है वो, इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। कोई भी सॉलिड है अंदर में, बहुत ज्यादा अंदर में, तो उसका छाप को हमको पता लगाने के लिए कि वो किस तरह दिखने में, उसके लिए हमको एक्सरे वहां पर भेजना पड़ता है और वहां से वो छाप को निकाल, जिस तरह एक्सरे में आपका हड्डी भीतर वाला दिखा देता है जिस तरह है उसी तरह डिटो, तो ये हो गया एक्सरे, ठीक है। ये इसका यूज में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल एंगल ही बोलते हैं, लेकिन बोला कि कब, जब रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होगा। चलिए इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए ये होता है, एक तरफ है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, और एक तरफ होता है डेंसर मीडियम, एक तरफ क्या होता है डेंसर मीडियम जिसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। इतना तो आप पढ़े होंगे, ये आपने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन जरूर पढ़ा होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब गमन करता है तो अपना पथ से विचलित हो जाता है, या तो वो अभिलंब से दूर की ओर जाता है या तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, तो इस घटना को वो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लेते एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, एक प्रकाश की किरणें जा रहे हैं डेंसर माध्यम से, यानी डेंसर मीडियम से, यानी सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम की ओर, और यहाँ पर हम लोग क्या डाल दिए, नॉर्मल डाल दिए, ठीक है, नॉर्मल डाल दिए। तो बोलिए तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो प्रकाश किधर मुड़ेगा, प्रकाश मुड़ेगा आपका किधर मुड़ेगा, ये आपका नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। तो दूर भागेगा तो किस तरफ भागेगा, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बोल रहा है कि फिर हम लोग यहीं से ले लेते एक लाइट। अब क्या होगा, हो सकता है कि किसी टाइम पर, हो सकता है कि किसी टाइम पर ये इसी के डायरेक्शन में चल जाए, इसी के डायरेक्शन में चल जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायरेक्शन में चल जाए। तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अभी भी बन रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन कोण कितना बन रहा है, अपवर्तन कोण यहाँ पर आपका बन रहा है आर, आर बराबर कितना हो रहा है, देखिए तो आर बराबर 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर यानी वैसा इंसिडेंस रे, यानी वैसा आपतित किरण जब वो परावर्तन सॉरी अपवर्तन के बाद वो अपवर्तन कोण का वैल्यू 90 डिग्री बनाएगा, तो उस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, उस आपतन कोण को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है, क्रांतिक कोण। उस एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, सी से। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, आपको पूछा था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड, जब रिफ्रैक्शन का जब आर बराबर 90 डिग्री होता है आई को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, सी बोलेंगे। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। तो क्या क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि द लेंस फार्मूला इज गिवन। लेंस फार्मूला क्या था, आप लेंस सूत्र नहीं पढ़े, लेंस फार्मूला क्या था, 1/f = 1/v - 1/u, और वही वाला दर्पण सूत्र बोलता तो क्या होता, 1/f = 1/v प्लस हो जाता 1/u। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि इफ द एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट ऑफ फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ दे दिया है, इफ द एनी नंबर, बहुत सारा नंबर, कितना भी नंबर का आपका थिन लेंस है, ठीक है, इन कांटेक्ट आपस में सटा हुआ है, और फोकल लेंथ f1 f2 डॉट 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 बहुत सारा, देन इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन में, तो उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर एक लेंस है, इस यहाँ पर एक और लेंस है, इस तरह से बहुत लेंस जुड़ा है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारा लेंस जुड़ा है, बहुत सारा लेंस जुड़ा है। बोल रहा है कि इसका फोकल लेंथ दे दिया f1, इसका फोकल लेंथ दे दिया f2, ठीक है, और डॉट 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 जितना भी लेंस होगा उसका फोकल लेंथ उस तरह से, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ देखिए किस तरह से होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ यहाँ पर इफेक्टिव फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है 1/f इफेक्टिव बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट 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 चलते रहता है, पूरे डॉट डॉट जितना रहेगा चलते रहेगा, ठीक है, डॉट 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 चलते रहेगा 1/fn तक, ठीक है। तो ये होता है इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला। ये कैसे आता है, ये भी इसी के द्वारा प्रूफ होता है, ठीक है। यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट होता है, वो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से लाइट जाता है तो फिर बेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंड किया तो ये मान लेते ये वाला लेंस नहीं, अभी एक लेंस था, उसके बाद फिर लाइट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, तो फिर यहाँ से फिर बेंड करेगा, ये यहाँ पर जब गया था तो यहाँ पर इमेज बनाया था I1, और फिर यहाँ से ये वाला गया तो ये वाला आपका इमेज बनाया, फाइनल इमेज बनाया या फाइनल, ठीक है, ये फाइनल इमेज बनाया। तो इसी को जब हम लोग इस तरह से ये करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी u, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी v, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, फिर इस तरह से फिर इक्विवेलेंट लेंस हम मान लेते हैं, जितना n नंबर ऑफ लेंस है उसको हम लोग एक लेंस मान लेते हैं और उसके लिए हम लोग निकालते हैं फिर इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आई आता है तो फिर कंपेयर करते हैं, तो ये वाला आपका एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, 1/f इफेक्टिव बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट डॉट चलते रहता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया, देखिए ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया, सॉरी ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट डॉट चलते रहता है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह होता है इफेक्टिव फोकल लेंथ।
अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग प्रिज्म में निकालते हैं। देखिए किस तरह से, ये क्या है, ये प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या है, प्रिज्म है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश, ठीक है, जाता है, या फिर इस तरह से गया, मान लेते हैं इस तरह से श्वेत प्रकाश गया, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, ठीक है, नॉर्मल। नॉर्मल से ये क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1। ये क्या है, वायु, वायु यानी हवा, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो हवा से जब सघन यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म में सघन माध्यम, तो सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है, ये प्रकाश की किरणें नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी इस तरफ बेंड जाएगा, ठीक है, सीधा इस तरह जाएगा। और फिर ये विरल माध्यम आ गया, तो फिर ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल ये मान लेते एन है और ये मान लेते नॉर्मल एन डैश है। तो ये फिर हवा में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा इस तरह से, देखिए दूर भाग गया नॉर्मल से। तो देखिए अब यहाँ पर इंसिडेंस, ये हो गया इंसिडेंस रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। फिर रिफ्रैक्टेड रे और एन, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, ठीक है, बनेगा, कुछ बनेगा, इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, ठीक है, ई, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना इंसिडेंट रे, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये इसको आगे बढ़ाए, ठीक है, और इसको हम लोग ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ना इसको भी इधर पीछे बढ़ाए। तो देखिए ये एक एंगल, एक जगह पर ये एक एंगल बनाता है इंसिडेंस रे के साथ, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। एक एंगल बनाया इंसिडेंट रे के साथ, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे में जाकर एक एंगल बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण। तो देखिए यहाँ पर सवाल में पूछा है कि आपको विचलन का कोण किस पर निर्भर करता है। तो देखिए विचलन का कोण दो चीज से मिलकर बना है, इंसिडेंट रे से भी मिलकर बना है और रिफ्रैक्टेड रे से भी मिलकर बना है। यानी इसका ये किस पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, यानी एंगल ऑफ आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों पर डिपेंड करता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 में क्या रहा है कि ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं, ठीक है, या फिर नहीं पढ़े तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और वो तो बाद में देखें, पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बोला कि यदि वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एयर में हम लोग करते हैं, ठीक है, बोला कि यदि उसको हम वाटर में करेंगे एंड द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, अगर उसको हम वाटर में करेंगे तो फ्रिंज विड्थ में क्या होगा, फ्रिंज विड्थ में पूछ रहा है कि आपको चेंज होगा तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा ना, वही होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग पहले बनाते हैं, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए इसको किस तरह हम लोग बनाएंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग जानते हैं कि ये एयर में होता है, ठीक है, एयर में होता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यदि उसको हम लोग एयर से वाटर में करेंगे तो क्या चेंज होगा, उसका वेवलेंथ चेंज होता है। तो क्या होता है कि वेवलेंथ चेंजेस, वेवलेंथ क्या होता है, चेंज, क्योंकि हम लोग एयर से वाटर में कर देते हैं, क्या हो गया, उसका वेवलेंथ चेंज हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। हम लोग स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पहला मीडियम क्या था, एयर था, उसके बाद क्या हो गया, एयर था, फिर क्या आ गया, वाटर में आ गया, क्या हो गया, वाटर में आ गया। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, एयर था पहले और अब क्या हो गया, वाटर में आ गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एयर बटे लैम्डा वाटर, ये होता है फॉर्मूला, आप पढ़े होंगे स्नेल्स लॉ से। तो हम लोग यहाँ से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, इसको तोड़कर लैम्डा वाटर और बटे में हो जाएगा, सॉरी म्यू वाटर और नीचे हो गया म्यू एयर, ठीक है, और बराबर में हो गया लैम्डा एयर और बटे में हो गया लैम्डा वाटर, ठीक है। आपको निकालने पड़ा कि वाटर में रिफ्रैक्टिव, वाटर में फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो फ्रिंज विड्थ का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जानते हैं, फ्रिंज विड्थ का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा बराबर क्या होता है, इसका होता है लैम्डा डी बटे कैपिटल स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, और वो भी बोल रहा है कि वाटर में क्या होगा, तो नीचे वाटर लिख देते हैं और यहाँ लैम्डा वाटर का हो जाएगा। तो लैम्डा वाटर हमको चाहिए, यानी ये वाला वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, तो हम वहाँ जाकर पुट कर देंगे। तो लैम्डा वाटर हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, लैम्डा एयर और बटे में क्या हो जाएगा, लैम्डा वाट, ये जो म्यू वाटर है, म्यू वाटर। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में कितना होता है, 1। तो इसको इधर लिख कर, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1, ठीक है, इसको उधर और इसको इधर कर दी, ठीक है। तो हमको वाटर मिल गया। अब यही वाला वैल्यू यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं, तो हमको फ्रिंज विद वाटर मिल जाएगा। हम कंपेयर कर देंगे कि क्या हुआ, चेंज में इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। तो लैम्डा अभी वाटर निकाले, लैम्डा वाटर का वैल्यू कितना है, लैम्डा एयर बटे म्यू वाटर, लैम्डा एयर बटे म्यू वाटर का है, और पहले से यहाँ पर क्या है कैपिटल डी और यहाँ क्या है स्मॉल डी। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि लैम्डा एयर
कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, किसका बन गया, जिस तरह से बीटा वाटर बराबर था लैम्डा वाटर डी बटे स्मॉल डी, उसी तरह से ये बीटा एयर का फॉर्मूला बन गया, बीटा बीटा ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका, देखिए बीटा एयर बराबर हो गया आपका लैम्डा एयर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। देखिए ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो इसका इस पूरा का जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाला बीटा एयर और बटे में म्यू वाटर, हम लोग किसका निकालें, बीटा वाटर का। तो देखिए फ्रिंज विथ वाटर का, फ्रिंज विथ एयर का, और म्यू नॉट, म्यू किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। अगर नीचे वाला वैल्यू तो ज्यादा होगा, हम लोग जानते हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, एयर से ज्यादा होता है, एयर से, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो एयर से ज्यादा है, यानी ये वाला वैल्यू जो है ना वो ज्यादा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है नीचे वाला, तो उसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाला वैल्यू को और कम कर देगा, कम कर देगा। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये बीटा डब्ल्यू क्या है, फ्रिंज विथ वाटर में, तो फ्रिंज विथ वाटर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए क्योंकि ये वाला हम लोग जानते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो फ्रिंज विथ वाटर का कम होगा, यानी हम लोग इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विथ होगा वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं कि फ्रिंज विथ में क्या होगा, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वाटर में पूछा तो हम लोग कौन सा, हम लोग दिमाग लगाएंगे कि वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वाटर में ज्यादा होता है, तो नीचे में ज्यादा है तो ऊपर में कम हो जाएगा, यानी इससे फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए जहाँ पर डिक्रीज लिखा ऑप्शन नंबर डी में होगा, वो का आंसर, ठीक है 22 नंबर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है द वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी, मतलब एक सोर्स है जो इंफिनिटी अनंत में स्थित है, ठीक है, तो उसके कारण कैसा वेव फ्रंट बनेगा ये आपको पूछा। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट क्या होता है, देखिए वेव फ्रंट समझिए क्या होता है। वेव फ्रंट जैसे वेव मतलब तो जानते होंगे तरंग, और वेव फ्रंट ये भी समझ जाएंगे। देखिए जैसे ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये तालाब है, ठीक है, पानी अभी स्थिर है, रुका हुआ है, अभी कुछ हलचल नहीं हो रहा है। आप एक पत्थर जाकर यहाँ से फेंक दिए इसमें, तो पत्थर क्या होगा, लगभग गोल आकार का होगा। अब इसमें एक पत्थर फेंक दिए, ठीक है, तो पत्थर जैसे फेंकेंगे तो इसके चारों तरफ लहरें उत्पन्न होने लगे, इस तरह लहरें उत्पन्न होने लगा, इस तरह फैलने लगे पानी, इस तरह फैलने लगे, और जहाँ पर आप खड़ा है ना वहाँ तक पानी आ जाएगा, यहाँ तक लहर। यदि आप यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ पर आपका लहर, ये वाला लहर तो आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप एक पत्थर फेंके और ये जो लहर उत्पन्न हुआ, लहर उत्पन्न होगा, तो इन सारे पॉइंट्स को मिला करके, इन सारे पॉइंट्स को ये जो मिला करके ये जो आकृति हमको मिला, इसी को कहते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। इस तरह से ये भी हो गया वेव फ्रंट, तो ये जो वेव, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि अगर वो जो, अच्छा वेव फ्रंट यहाँ पर किसके कारण से बना, इस पत्थर के कारण से बना, तो पत्थर, अच्छा ये वाला जो क्या वेव फ्रंट गोल बना, तो क्या हर समय गोल ही बन सकता है, क्या अलग अलग आकार का नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। अभी आपने क्या फेंका था, अभी आपने एक पत्थर को फेंका था, जिस कारण से वेव फ्रंट कैसा बना, गोल बना। अगर यहीं पर, अगर आप यहीं पर, ये आपका तालाब है, ठीक है, ये आपका तालाब है, और यहीं पर आप एक क्या करते, बांस लेकर फेंक देते, बांस, जैसे मान लेते ये एक बांस है, बांस को जाकर फेंक दिए, तब क्या होगा, ये पानी को, ये जो लंबा है ना, ये लंबाई भाग, लंबा वाला भाग, ये पानी को इधर जितना फेंकेगा इधर फेंक देगा, उसने इसको इधर फेंक देगा, और इधर थोड़ा कम फेंकेगा, इधर थोड़ा कम फेंकेगा, इस तरह से जाके छपलने लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेव फ्रंट जो है ना वो गोल नहीं बना, बल्कि इस सारे पॉइंट्स को यदि हम मिलाएंगे, तो ये देखिए ये जो वेव फ्रंट बना ना, ये इस तरह से बना, इस तरह यहाँ पर भी पॉइंट सब होगा, क्योंकि इस तरह पॉइंट सब ये सब भी होगा, तो यहाँ से ये सब मिला करके ये जो है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना। जब आप ये बांस तो भी किस तरह होगा, बांस तो भी इस तरह ही होगा, बांस तो भी इसी तरह होगा। तो जब ये बांस तो सिलेंड्रिकल आकार का है, तो ये किस तरह का वेव फ्रंट बनाया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाया। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर क्या फेंकेंगे, अगर मान लेते आप यहाँ पर कुछ ये फेंक देते, जैसे अगर आप यहाँ पर कुछ फेंकते नहीं, जैसे मान लेते हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझाने का प्रयास करें। एक पत्थर है, हो सकता है वो लीनियर हो सकता है, मतलब एक लाइन हो सकता है, या फिर वो पॉइंट साइज का भी हो सकता है, और वो बहुत दूर से आनंद से आ रहा है, ठीक है, बहुत दूर से आनंद से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये पॉइंट सब मिला करके, ये पॉइंट सब मिला करके, ये बहुत सारा पॉइंट है यहाँ पर, तो बहुत सारा पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को मिला करके अगर हम देखा जाए, यहाँ पर भी पॉइंट होगा इस तरह, ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, यहाँ पर ये आपका प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है, प्लेन एक कपाट बन रहा है, सपाट, ठीक है, एक सपाट बना। तो ये सपाट वेव फ्रंट किस कारण से बना, यहाँ पर सोर्स हमको पता नहीं कि वो कहाँ से, बहुत दूर से आ रहा है। तो जब बहुत दूर से आता है, मान लेते इंफिनिटी से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, तब किस तरह का वेव फ्रंट बना है, प्लेन वेव फ्रंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी, इसको उसको हम लोग किस तरह का वेव फ्रंट बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, देखिए द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का ये जो परिघटना है ये होता क्या है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको पूछा, द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, समझिए कि व्हेन टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट सुपर इम्पोज एट पॉइंट, यानी जब दो कोहेरेंट सोर्स लाइट का एक पॉइंट पर टक्कर करता है, कोहेरेंट सोर्स, आपको समझना पड़ेगा कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो कोहेरेंट सोर्स वैसा दो सोर्स ऑफ लाइट होता है, यानी जब दो सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का दो सोर्स होगा जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगा, और उसका फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा, तो उस तरह का सोर्स को कैसा बोलेंगे हम लोग, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगा, और क्या होगा, उसका फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे ऑफ लाइट।
तो कह रहा है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, समझिए मैं लिख देता हूं सबसे पहले कि व्हेन टू कोरेंट, देखिए मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया कि व्हेन टू कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट सुपर इंपोज यानी अध्यारोपित होते टकराती है एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर। कोरेंट सोर्स क्या होता है? कोरेंट सोर्स वैसा दो सोर्स, जब दो सोर्स होगा, ठीक है, दो सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का दो सोर्स होगा जिसका दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगा और फेज डिफरेंस क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा, तो उसको ऐसा सोर्स ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, कोहेरेंट सोर्स बोलेगा, ठीक है बोलेंगे। तो व्हेन टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट सुपर इंपोज यानी अध्यारोपित होते टकराते होते एट ए पॉइंट, देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, उस जो वेव का रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा इंक्रीज टू मैक्सिमम या फिर एम्पलीट्यूड इंक्रीज टू मैक्सिमम और डिक्रीज टू मिनिमम, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। क्या बोले कि जब दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट सुपर इंपोज एट ए पॉइंट, देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी या फिर क्या एम्पलीट्यूड, उसी को बोलेंगे इंक्रीज टू मैक्सिमम, मतलब बहुत इंक्रीज हो जाएगा, या तो डिक्रीज टू मिनिमम, घटकर बहुत कम हो जाएगा, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये लाइट से रिलेटेड है, यानी ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछ रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है, लाइट से रिलेटेड यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, क्योंकि बढ़कर बहुत बढ़ जाता है और घटकर बहुत कम हो जाता है, तो इससे क्या हो, कुछ नहीं, कंजर्व हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है द चार्ज ऑन ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज, फोटो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन कब उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को जब जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये मेटल सरफेस, इस पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है, ठीक है, एटम होगा, उसके अंदर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब बाहर से हम इसमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, तब ये जो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है और हायर एनर्जी के लिए वो बाहर निकल जाता है इस मेटल सरफेस से, ठीक है, या फिर वो जब वो एक्साइट हो जाता है, या तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता तो एक्साइट तो कम से कम हो जाता है, तो आप इस मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूवमेंट करने लगता है, घूमने लगता है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बोला कि चार्ज ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसी का यदि मास पूछेगा फोटो मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो बस यही सब है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को भी देख लेते 25। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया है 9.1 × 10⁻31 कूलम, ये नहीं होता है, 9.1 × 10⁻27 कूलम, ये भी नहीं होगा, 9.1 × 10⁻24 कूलम, ये भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए अब यहाँ पर आता है 26 नंबर क्वेश्चन, बोला कि द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है। 26 नंबर में बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो किस पर उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करे। तो ये मान लेते हैं मेटल सरफेस है, ये क्या है मेटल सरफेस, ये क्या है मेटल सरफेस, मेटल सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारा एटम, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग क्या देते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का या फिर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग लाइट देते हैं, यहाँ पर लाइट इमिशन करवाते हैं, तो यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये बाहर निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो उसका स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करे। तो यहाँ पर यदि हम हायर क्या करेंगे इंटेंसिटी, ये जो इंसिडेंट, ये क्या है इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है, तो इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो इंटेंसिटी को जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो है ना, तो द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। क्या हो गया, क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी पर, कि कितना इंटेंसिटी है इस इंसिडेंट लाइट का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका किसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी कैपिटल E इज गिवन बाय सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। बोला कि उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू पूछा है। तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम है, सबसे पहले तो आप ये समझिए डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने बताया था कि अपना हाइपोथेसिस में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं, उन्होंने बताया था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताता है, मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बताता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का उन्होंने बताया कि द वेव ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे उन्होंने लिया था इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो वेव ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो वेव होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन का, उसको उन्होंने बोल दिया क्या बोला, मेटर वेव, ठीक है, मेटर वेव। यहाँ पे उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, डी ब्रोगली वेव, ठीक है। और वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था उसका वेवलेंथ को उन्होंने बोल दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपको समझ में आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, जिसको उन्होंने किससे डिनोट किया, लैम्डा से। और लैम्डा बराबर उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, लैम्डा बराबर उन्होंने फॉर्मूला दिया, क्या दिया, h/mv। डी ब्रोगली और प्लैंक दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव होता है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका
क्या बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो वेव होगा उसको उन्होंने मैटर वेव नाम दे दिया या फिर डी ब्रोगली वेव, और उसका जो वेवलेंथ है उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ नाम दे दिया। और इस तरह एक फॉर्मूला लिया लैम्डा बराबर h/mv, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं h/p भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम p बराबर क्या होता है mv होता है। तो यहाँ पर आपको सवाल पूछ रहा है कि लैम्डा का वैल्यू आपको निकालने बोला, ठीक है, जहाँ पर आपको दे दिया क्या दे दिया, आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी को आप क्या मानिए सिंबल, क्वेश्चन में आपने बोला कि ये सिंबल आपको लेना ही है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू को उन्होंने बोला, मतलब काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि आप उसको ई मानिए, ठीक है, ई से डिनोट कीजिए, ठीक है। और क्या बोला, मास बोल दिया उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास क्या बोल दिया, आप उसको एम से डिनोट कर दिए। तो आपको बोला लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो लैम्डा बराबर देखिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़े, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी ई बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2e बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, m से गुना कर देते हैं, इधर भी m दे देते, इधर भी m दे देते। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो 2me हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। तो 2me m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर, यानी 2me बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। तो p हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 2me, ठीक है 2me। तो यही वाला जो p है यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा h बटे अंडर रूट 2m कैपिटल E। तो देखिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में ए में दिया है h बाय रूट अंडर 2me, ठीक है। ऑप्शन वहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल ई दे दिया, वो कैपिटल ई होगा, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं किस तरह मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू को किस तरह से लाया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट, कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पर, ठीक है, सोने की पन्नी पर, तो वहां पर उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था उसमें। तो उन्होंने न्यूक्लियस का जब खोज किया तो उसने न्यूक्लियस का मास बताया, उसका ये बताया, साइज बताया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूक्लियस का साइज उन्होंने कितना बताया। तो देखिए ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा, उन्होंने इसके लिए उसका न्यूक्लियस का साइज कितना बताया था। देखिए ऐसा तो साइज उन्होंने बताया था, क्या बताया था, स्मॉलर देन, साइज उसने बताया था, उसमें उन्होंने साइज क्या बताया था, उसने बताया था स्मॉलर देन, कितना बताया था 10 का पावर माइनस 14 मीटर, 10 का पावर माइनस 14 मीटर से स्मॉलर बताया था, ठीक है। तो इस तरह से आंसर ये है, लेकिन आपका ऑप्शन में ये नहीं दिया, आपका ऑप्शन में क्या दिया है, आपका ऑप्शन में ये दिया है, आपका रेंज में दिया है। तो इसका रेंज में क्या हो जाएगा आंसर, रेंज में आप इसको लिख दीजिए स्मॉलर मतलब क्या, यानी ये नेगेटिव है, जीरो इधर नेगेटिव वैल्यू इधर पॉजिटिव वैल्यू, तो स्मॉलर किधर जाएगा, यानी कम किधर करना है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, हमको इधर लेना है, यानी 10 का पावर माइनस 14 है, तो इधर जाएगा तो 10 का पावर माइनस 15 है, फिर 10 का पावर माइनस 16 है। तो इतना तो दूर नहीं जा सकेगा, लगभग रेंज कितना के बीच में आ रहा है आपका, इतना से इतना के रेंज में आ रहा है, यानी 10 का पावर माइनस 14 से, या फिर इसको माइनस 15 से, या फिर 14 ही रहने दीजिए, 10 का पावर माइनस 14 से 10 का पावर माइनस 15, ये आपका ऑप्शन में दिया, ठीक है, मीटर में 10 का पावर माइनस 15 से 10 का पावर माइनस 14 मीटर, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया। अगर मान लेते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दे जहाँ पर आपको रेडियस निकालने बोले न्यूक्लियस का, तो रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, रेडियस का एक फॉर्मूला होता है न्यूक्लियस का, रदरफोर्ड ने ही ये बताया था, ठीक है, आर बराबर होता है आर नॉट ए का पावर 1/3, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हैं आप इसका, आर नॉट का वैल्यू आपको दिया रहता है, कितना दिया रहता है, आर नॉट का वैल्यू होता है आपका 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 15 मीटर, जिसको 10 का पावर माइनस 15 मीटर का आप 1 फर्मी मीटर भी मानते हैं, यानी 10 का पावर यानी 1.2 फर्मी मीटर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ए क्या है, ए यहाँ पर है मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास। तो इस तरह इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है, फर्मी मीटर 1.2 फर्मी मीटर। और क्या होता है, और आप इसमें और क्या याद कर सकते हैं, आप इसमें और हाँ आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, न्यूक्लियस जो रदरफोर्ड ने बताया न्यूक्लियस का खोज किया था, तो न्यूक्लियस का डेंसिटी भी आपको पूछ सकता है, यानी डेंसिटी यानी रो आपको पूछ सकता है, रो डेंसिटी रो भी पूछ सकता है न्यूक्लियस का। तो इसका होता है आपका क्या होता है, इसका होता है आपका 2.3 इंटू 10 का पावर 17 प्लस 17, ठीक है, माइनस नहीं, किलोग्राम केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये न्यूक्लियस का रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर यही वाला आपका आंसर में हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बोल रहा है कि which of the following spectral series falls within the visible range of electromagnetic radiation, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसमें बोल रहा है कि स्पेक्ट्रल सीरीज, कौन सा स्पेक्ट्रल सीरीज वो लाई करता है, किसमें विजिबल रेंज के अंतर्गत आता है, विजिबल रेंज में पाया जाता है वो स्पेक्ट्रल सीरीज। तो आपको जानना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रल सीरीज होता क्या है, ठीक है। देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज आपने इस तरह से डायग्राम तो जरूर देखा होगा, इस तरह से आपने डायग्राम जरूर देखा होगा, क्लास हो सकता है आप 9 में जरूर देखे होंगे या फिर 10 में, लेकिन इस तरह से आपने जरूर देखा होगा। अच्छा इस ये लाइमान बामान पास्चल ये सब का तो नाम सुने हैं आप लोग। देखिए इस तरह से यहाँ पर n बराबर होता है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इस तरह से 7 तक होता है, ठीक है। इस तरह से लाइन रहता है, इस तरह से लाइन रहता है, ये लाइन n बराबर 5 लाइन, n बराबर 6 लाइन, n बराबर 7,
लाइन, लगभग 7 तक होता है। तो देखिए किस तरह से एटम, ये जो एटम है ये हाइड्रोजन के लिए बनाया गया था, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो एटम है, जैसे ये एक एटम है, ठीक है, उल्टे वाला एटम है, तो जब इसमें हम लोग एनर्जी दे देते हैं तब ये एक्साइड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी सेल में चल जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी सेल में चल जाएगा। यानी मान लेते हैं इसको हम एनर्जी देते तो हो सकता है वो 2 में चल गया, 3 में चल गया, 4 में चल गया, 5 में चल गया, 6 में, 7 में चल गया। जब उसका एनर्जी खत्म हो गया, जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप उड़ने लगते, ठीक है, देखे होंगे, है ना, आप बड़ी बड़ी दुकान में जाकर खाने लगते, तो जब पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर अपना गाँव का ढाबा में आना ही पड़ेगा। तो जब एनर्जी इसका खत्म हो जाएगा तो ये जहाँ था वो वहीं पर गिर जाएगा, यानी ये अब जब इसको हायर एनर्जी मिला था तो ये 1 से 2 में चल गया था, दूसरा के घर में चल गया था। जब इसका एनर्जी खत्म हो गया तब ये फिर 1 में आ गिर गया। जब मान लेते ये 3 में गया था तो फिर 1 में आ गया, फिर 4 में गया तो फिर 1 में आ गया। यानी जब 2 से 1 में आता है, 3 से 1 में आता है, फिर 4 से 1 में आता है, 5 से 1 में आता है, 6 से 1 में आता है और 7 से 1 में आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। फिर अगर इस तरह से 3 से 2 में आएगा, 4 से 2 में आएगा, 5 से 2 में, 6 से 2 में और 7 से 2 में, तो इसको क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। फिर मान लेते हैं 4 से 3 में आया, 5 से, यानी 4 से 3 में, 5 से 3 में आया, 6 से 3 में और 7 से 3 में, तो इसको क्या बोलते हैं, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, पास्चन सीरीज। इसको आप नेट में सर्च कीजिएगा तो ये वाला डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए फिर 5 से आ गया 4 में, 6 से आ गया 4 में, 7 से आ गया 4 में, तो इसको क्या बोलते हैं, पीफॉन्ट सीरीज, सॉरी ब्रैकेट सीरीज, पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। फिर आ गया आपका 6 से 5 में, 7 से 5 में, 8 से 5 में, तो इसको क्या बोलते हैं, पीफॉन्ट सीरीज, पीफॉन्ट सीरीज। ये आपने 11 में पढ़ा होगा, अब मुझे याद आ गया केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इस ये पीफॉन्ट सीरीज। फिर 8 से आ गया या 7 से आ गया 6 में, 8 से आ गया 6 में, 9 से आ गया 6 में, 10 से आ गया 6 में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इतना तक आप क्लास 11 में पढ़े थे। अब नया यहाँ पर 12 में आपने, आपको ध्यान दें यहाँ पर एक आता है हम्ब्रेज सीरीज, हम्ब्रेज सीरीज, ये आता है नया, ठीक है, ये नया नया खोज होता है। तो देखिए लाइमन से यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि, देखिए मैं पहले आपको पूरा कर ही देता हूँ, ठीक है। लाइमन सीरीज में क्या होता है, इसका रेंज, वेवलेंथ रेंज। तो सबसे पहले उससे पहले आप देख लीजिए कि ये जो लाइमन सीरीज जो है ना वो किस पर लाई करना, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेंज में, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेंज में ये पाया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है। बामर सीरीज कहाँ पाया जाता है, विजिबल लाइट में पाया जाता है, विजिबल लाइट में पाया जाता है, ठीक है। पास्टल सीरीज कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है, पास्टल सीरीज पाया जाता है, ब्रैकेट सीरीज पाया जाता है, पीफॉन्ट सीरीज पाया जाता है, हम्ब्रेज सीरीज पाया जाता है, ये सब पाया जाता है आपका इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है, ठीक है। इतना से इतना इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज, ये सब क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्टल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफॉन्ट सीरीज, हम्ब्रेज सीरीज, ये सब स्पेक्ट्रल सीरीज है। तो बोल रहा है कि इसमें विजुअल रेंज में कौन पड़ता है, कौन सा सीरीज विजुअल रेंज में पड़ता है। तो देखिए हम लोग विजुअल रेंज में, देखिए लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेंज में पड़ता है, क्या विजुअल रेंज में पड़ता, नहीं। बामर सीरीज देखिए विजुअल लाइट में पड़ता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बामर सीरीज। अगर आपको वेवलेंथ पूछ, मतलब अगर आपसे वेवलेंथ का रेंज पूछ दे एग्जाम में तो आप एक्स्ट्रा पढ़ के रखिए, जैसे वेवलेंथ रेंज होता है इसका, लाइमन सीरीज का वेवलेंथ रेंज होता है, क्या होता है, वेवलेंथ रेंज होता है 91 नैनोमीटर से, थोड़ा ये डाटा वाला है आपको याद रखना पड़ेगा, 91 नैनोमीटर से 121.57 नैनोमीटर। बामर सीरीज का वेवलेंथ रेंज कितना होता है, कितना होता है बामर सीरीज का वेवलेंथ रेंज कितना होता है, ये 91 से 121, तो ये हो गया 365 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर में आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट्स उससे पहले पास्टल सीरीज, इसका होता है 820 नैनोमीटर से कितना आ जाएगा, 1875 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। ब्रैकेट सीरीज का कितना होता है वेवलेंथ रेंज, ब्रैकेट सीरीज का होता है आपका कितना होता है 2200, सॉरी 2200 नहीं, ये होता है आपका 1458 से, 1458 से कितना होता है, 1458 से होता है 4051 नैनोमीटर, 4051 नैनोमीटर। पीफॉन्ट सीरीज का कितना होता है वेवलेंथ रेंज, पीफॉन्ट का होता है 2200 से 2279 नैनोमीटर से कितना होता है 70, मतलब कितना होता है, यह होता है आपका, ये होता है आपका कितना होता है, ये होता है आपका ये कितना होता है, थोड़ा देख लेते हैं, 2279 से होता है आपका, 2200 से 79 से होता है आपका 7460 नैनोमीटर, 7460 नैनोमीटर। और ये वाला थोड़ा अलग होता है हम्ब्रेज सीरीज, ये आपका नैनोमीटर में नहीं, ये आपका माइक्रोमीटर में होगा, जैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट, ये होता है आपका कितना होता है, देखिए ये होता है आपका 2.3 से होता है 3.28 नैनोमीटर से, 3.28 नैनोमीटर, इसको आप गूगल से भी देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से कितना हो जाएगा 12.37
माइक्रोमीटर। तो देखिए ये होता है। तो आपको सवाल में पूछा था कि विजुअल रेंज में कौन पड़ता है, कौन सा सीरीज, तो गामा सीरीज, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एक्स्ट्रा आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं यदि आपको क्लियर दिख रहा है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स ए बीटा पार्टिकल। ठीक है, द पैरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियर आर, पैरेंट और डॉटर न्यूक्लियर क्या होगा। आपका ऑप्शन है आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स। ठीक है, तो ये सब है ऑप्शन। तो देखिए आपको समझना होगा कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस किसमें पाया जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में पाया जाएगा, रेडियो एक्टिव एटम में पाया जाएगा। तो रेडियो एक्टिव देखिए पीरियोडिक टेबल में हर एक एटम तो रेडियो एक्टिव नहीं होता, हर एक एलिमेंट तो रेडियो एक्टिव नहीं होता। उसके कंडीशन है कि कोई भी एटम या एलिमेंट रेडियो एक्टिव कब बन सकता है। देखिए रेडियो एक्टिव, जैसे ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, इसमें इसका न्यूक्लियस में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा प्लस न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस में यही होगा ना, नाभिक में। तो देखिए ये जो एटम है उसको हम रेडियो एक्टिव कब बोलेंगे, जब इसका नाभिक क्या हो जाएगा, हेवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो नाभिक हेवी यानी भारी कब होगा, नाभिक हेवी या भारी कब होगा, जब उसमें या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, तब नाभिक हेवी हो जाता है, भारी होता है। जैसे नाभिक, किसी भी एटम का नाभिक भारी हो जाता है तो नाभिक से क्या निकलने लगता है जानते हैं, अल्फा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। इधर लिख देते हैं अल्फा, इधर बीटा, इधर गामा पार्टिकल निकलने लगता है। तो अल्फा पार्टिकल से तो हमको ज्यादा हानि नहीं पहुंचता है, ना ही हमको ज्यादा बीटा पार्टिकल से हानि पहुंचता है, हमको सबसे ज्यादा हानि पहुंचता है गामा पार्टिकल से। ठीक है, तो गामा पार्टिकल से हानि ज्यादा पहुंचता है। तो इस तरह से वह जो भी एटम अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल को क्या करता है, इमिट करता है, बाहर निकालता है, अपने आप से उत्सर्जित करता है, अपने भीतर से निकालता है। तो उन सारे एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव एटम। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि रेडियो एक्टिव कैसे होता है, रेडियो एक्टिव समझिए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव एटम में या न्यूक्लियस में इमिट होने जब एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है। तो देखिए जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या फिर एटम से जब एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है, जब एक बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है, तो ये तो आपको क्वेश्चन में बीटा पार्टिकल पूछा। अगर आपको अल्फा पार्टिकल निकालने बोलेगा, मतलब अल्फा पार्टिकल यदि निकल गया तब यदि पूछेगा तो, या फिर गामा पार्टिकल निकल गया तब पूछेगा तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए मैं तीनों को बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बीटा पार्टिकल यदि निकलेगा, यदि बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये क्या, एक एटम है, ठीक है, एक एलिमेंट है। यहाँ पर जेड क्या बता था, उसका एटॉमिक नंबर। यहाँ पर ए क्या बता था, उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो जब इसका इमिशन करवाते हैं, उत्सर्जित यह करता है, जब ये अपने आप से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल उत्सर्जित करता है, लेकिन हमको क्या करना है, अभी हमको अल्फा निकालना है, फोर अल्फा के लिए, फोर अल्फा के लिए। ठीक है, ये हो गया एक नंबर। तो ये क्या करता है, ये एक्स है तो कोई दूसरा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा अभी, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए जब भी ये प्रैक्टिकली देखा गया, रदरफोर्ड ने ये किया था, ठीक है, तो जब देखा तो जब अल्फा पार्टिकल निकला तब देखिए क्या हुआ, इसका जो परमाणु संख्या जो था, एटॉमिक नंबर जो था, वो एक क्या हो गया, वो जो था ना वो 2 घट गया और एटॉमिक मास 4 घट गया। ठीक है, 4 से कम हो गया और ये 2 से कम हो गया। और क्या निकल गया, अल्फा कण निकल गया। अल्फा कण को हम लोग डिनोट करते हैं 2 हीलियम 4। ये क्या, इसको अल्फा कण बोलते हैं। ठीक है, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं इसको, अल्फा पार्टिकल को डिनोट करते हैं 2 हीलियम 4 से। ठीक है, तो ये निकल गया, तो ये बन गया, यानी उसका जेड में 2 माइनस हो गया और ए में 4 माइनस हो गया। तो ये हो गया अल्फा के केस में। अगर आपसे बोला जाए बीटा के केस में, फोर बीटा, जब बीटा पार्टिकल निकल जाएगा तो ये एक्स है, ये जेड है, ये ए है। जब इसे बीटा कण निकलेगा तब देखिए क्या होता है, ये जो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, तो जेड में एक प्लस हो जाता है और एक ऐसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, यानी एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है, केवल उसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। देखिए ये खुशखबरी की बात है, उसमें एटॉमिक नंबर बढ़ जा रहा है। तो क्या हो गया, निकल क्या गया, बीटा कण निकल गया। और बीटा कण को कैसे डिनोट करते हैं, बीटा पार्टिकल को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन का पावर में, और यहाँ माइनस में 1। ठीक है, यहाँ माइनस, नीचे में -1 और ऊपर में 0 ई। इसको डिनोट, इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल निकला। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। तो ये बीटा पार्टिकल को निकलने पर क्या होता है, जेड एटॉमिक नंबर जो है उसमें एक बढ़ जाता है और मास वैसा का वैसा ही रहता है। तो देखिए ये हो गया पेरेंट, ये हो गया पेरेंट, और ये हो गया डॉटर, DAUGHTER, ये हो गया डॉटर। ये पेरेंट था, अब ये उससे डॉटर हो गया। ठीक है, तो देखिए डॉटर और पेरेंट का क्या सेम है, मास नंबर सेम है। तो जब किसी का मास नंबर सेम रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं ना आइसोबार बोलते हैं। बोलिए तो आप खुद बोलिए, इसको बोलते हैं आइसोबार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आइसोबार। रुकिए, अभी तीसरा वाला कहाँ बताए, जब हम लोग क्या करें स्टेप 3 में, जब गामा कण निकलेगा, फोर गामा पार्टिकल, तो गामा में क्या हो जाएगा, ये एक्स है, ये जेड है, ये ए है। जब इसका इनिशन करवाएंगे, ये वाई है, तो ये जेड का जेड ही रह जाता है, ए का ए ही रह जाता है। यानी जब इसमें हम लोग बीटा पार्टिकल सॉरी, जब गामा पार्टिकल को हम लोग बाहर निकालते तब ये वैसा को वैसा ही रह जाता है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। समझ गए, तो ये हो गया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, तो उसका जेड 2 कम हो जाएगा, ए 4 कम हो जाएगा। अगर बीटा पूछे, जो कोई आपका मॉडल पेपर में पूछा गया है, तो बीटा में क्या हो जाएगा, जेड 1 बढ़ जाएगा और ए वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इसलिए दोनों को पेरेंट और डॉटर, इसको पेरेंट बोलते हैं, इधर वाला को डॉटर बोलते हैं।
पेरेंट डॉटर, ठीक है। तो इस तरह का दोनों का मास नंबर सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोबार बोलेंगे। तो नोट कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 30 था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है वो बता रहा हूँ कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस, ठीक है, एक स्फेरिकल न्यूक्लियस है, एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मी मीटर, ठीक है। उसमें रेडियस दे दिया, न्यूक्लियस की रेडियस कितना दे दिया, 3.6 × 10 का पावर नहीं दिया है, मतलब 3.6 फर्मी मीटर दिया। तो फर्मी मीटर मतलब क्या, 10 का पावर -15 मीटर। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, वो जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस आपको बता दिया, कितना बता दिया, 3.6 फर्मी मीटर, और उसका पूरा का मास निकालिए लाइकली टू बी, तो उसका मास क्या होगा। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था रेडियस और मास में रिलेशन, क्या बताया था, आर बराबर बताया था, ये वाला फॉर्मूला आर नॉट ए का पावर में 1/3, अभी मैंने ये बताया था आपको। तो यहाँ पर आर नॉट का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, अभी आर नॉट का वैल्यू बताया था 1.2 × 10 का पावर में -15 मीटर, जिसको हम लोग 1.2 एफएम भी लिख सकते हैं, फर्मी मीटर, ठीक है। तो देखिए ये आर का वैल्यू आपको दे दिया, कितना दे दिया, 3.6 फर्मी मीटर दे दिया। तो फर्मी मीटर का मतलब क्या, 3.6 × 10 का पावर -15 मीटर। तो ये फर्मी मीटर दिया, तो इसको फर्मी मीटर में भी लिख देते हैं हम लोग, इसको भी यहीं पर लिख देते हैं बराबर, इसका आर नॉट का वैल्यू कितना जाएगा, 1.2 फर्मी मीटर, और ए का पावर 1/3, आपको ए निकालना है मास नंबर, ठीक है। तो इसको इधर कर देते हैं, तो 3.6 फर्मी मीटर और फर्मी मीटर कट जाएगा, 3.6 बट 1.2 बराबर हो जाएगा ए का पावर में 1/3, तो पावर एक मतलब 1 पॉइंट हटा, 1 पॉइंट हटा, 10 10 कट गया, 12 या 36, यानी ए का पावर में 1/3, इसको याद इधर लिख दिए, और ये 3 को इधर लिख दिए, तो ए का पावर में 1/3 है। अच्छा बोलिए, तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि x का पावर में 1/2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रूट एक्स है, तो रूट एक्स है, तो अगर कोई रूट एक्स है और यहाँ पर 4 लिखा है, तो रूट हटता है तब क्या हो जाता है, पावर चढ़ जाता है, यानी ये स्क्वायर में हो जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर क्या है, 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका इस तरह से हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया, एक्स का पावर में ये उधर चल जाए तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर यदि एक्स का पावर में 1/3 है और कुछ एक्स यहाँ पर जैसे वाई यहाँ पर कुछ 5 लिख दिया, तो एक्स है, तो ये 1/3 उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पावर में क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर आ गया था तो यहाँ पर कितना हो गया था, यहाँ पर आ गया था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 4 का स्क्वायर हुआ था ना ये वाला, तो उसी तरह से ये वाला भी 1/3 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/3, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा। तो बोलिए तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास आपका ए क्या है, एटॉमिक मास ये आपका कितना आ जाएगा, 27, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 27। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हम लोग इसका रेडियस और एटॉमिक मास का फॉर्मूला जो हमारे पास रिलेशन था उससे हम लोग एटॉमिक मास निकाल लिए, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बोल रहा है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी करंट हैज अ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, बोला भी जैसा दिख रहा है वो न्यू लिखा है, ठीक है, टाइपिंग में उस तरह भी जैसा दिखता है। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज, आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी दे दिया उसका न्यू है, और बोल रहा है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऑप्शन में आपका दिया है 4, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर होता है एक ऐसा मशीन होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा मशीन होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, वो एसी करंट को क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक डिवाइस है इस तरह से, ठीक है, ये वाला मान लेते हैं इस तरह से एक डिवाइस है, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं ये एक रेक्टिफायर है, क्या है, रेक्टिफायर, ठीक है। जब आप इसका पढ़ेंगे ना इसके इस पर मतलब जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तब आप उसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं केवल समझाने के लिए इस तरह बनाया हूँ, ठीक है, बॉक्स जैसा। ये एक ऐसा मशीन होता है रेक्टिफायर जो क्या करता है, इधर से आ रहा है, ये इस तरह से कौन आता है, इसी तरह से आता है ना एसी करंट, इसी तरह से आता है एसी करंट, जो एसी करंट को क्या करता है, जब इसके अंदर से जाता है तब क्या होता है, ये जो है ना वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। पल्सेटिंग, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पल्सेटिंग डीसी करंट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब रेक्टिफायर से हम लोग एसी करंट को गुजारते हैं तब इसके अंदर में एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, इस एसी करंट को पल्सेटिंग डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह जो है ना, इस तरह का इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्स की तरह, ठीक है, पल्स बन रहा है। तो ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को पल्सेटिंग डीसी करंट में चेंज कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है। और ये जो रेक्टिफायर होता है ये 2 प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जब एसी करंट को हम लोग गुजारते हैं, जब हम लोग एसी करंट को गुजारते हैं इस रेक्टिफायर से, हाफ वेव रेक्टिफायर से, ठीक है, तब ये जो कन्वर्ट कर देता है एसी करंट को इस तरह से कन्वर्ट कर देता है, इस तरह से देखिएगा, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर बीच में खाली होता है, फिर इस तरह से, फिर बीच में खाली होता है, फिर इस तरह से, ठीक है। यानी यहाँ पर इसको बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर जो बनता है डॉट 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 इधर उसको बोलते हैं नेगेटिव। जो इधर देखिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से एसी करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केवल पॉजिटिव पॉजिटिव आपको मिलेगा। ये इस तरह का कौन बनाता है, इस तरह का जो डीसी करंट देता है कौन देता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर में जब हम लोग एसी करंट को फ्लो मतलब पास करवाते हैं, ठीक है, जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में एसी करंट को पास करवाते हैं, ये हो गया एसी करंट,
ठीक है। और ये हो गया रेक्टिफायर, ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तब ये किस तरह से बनाते थे जानते हैं? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यानी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को भी वो पॉजिटिव ही रहने देता है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये जो होता है ना, ये रेक्टिफायर, ये इसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है पीएन जंक्शन डायोड पर। आपको अगर एमसीक्यू में पूछ दे कि रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो पीएन जंक्शन प्रिंसिपल पर, जंक्शन प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। पीएन जंक्शन पर बेस्ड होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको कन्वर्ट कर देता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पल्सेटिंग डीसी करंट में। तो देखिए ये फुल हो गया, देखिए ये इधर केवल आधा आधा आपको मिल रहा था, ये आधा हुआ तो ये आधा नहीं हुआ, ये आधा हुआ तो ये आधा हमको नहीं मिल रहा, आउटपुट हमको आधा ही मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए फुल हमको मिल रहा है, नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव बना दे रहा है, ठीक है। तो ये कौन करता है? इस तरह का फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये आपको डायग्राम याद रखना, ग्राफ भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से। और आपका सवाल में पूछा गया है कि अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा गया, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी दे दिया है भी, सॉरी न्यू, इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है, इनपुट फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको न्यू, ठीक है। तो बोला कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आउटपुट। और देखिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लेते भी दिया है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी इसका भी ही होता है, सॉरी न्यू ही होता है, क्योंकि देखिए आधा 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 बन रहा है और आधा नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी जो न्यू रहेगा वही न्यू इसमें भी रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और इसमें जो न्यू यदि आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया है तो वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है? टू न्यू हो जाता है। क्या हो जाता है? टू न्यू हो जाता है, क्योंकि ये डबल हो जाता है, देखिए इस तरह से, समझ गए। तो आपका सवाल में पूछा गया है कि अगर इन फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट एसी करंट है फ्रीक्वेंसी न्यू, तो द आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो टू न्यू हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे होगा? क्योंकि ये देखिए बनते 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 कहीं गैप नहीं है, इसमें देखिए गैप है, आधा हुआ आधा नहीं हुआ, आधा हुआ आधा नहीं हुआ। तो इस तरह यदि न्यू है तो न्यू, इसमें यदि न्यू है तो ये टू न्यू हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर आपका फुल कंप्लीट हो जाता है मॉडल सेट 1 ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगले जो आने वाले मॉडल पेपर है सबका आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा हमारे चैनल पर। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।